अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी ITIS डोमेन में फंस चुके होंगे और यही चीज सोच रहे होंगे कि यार काश हमें ITIS के बारे में पहले पता होता तो शायद हम इस कंपनी को ज्वाइन ना करते, या फिर मैं इस कंपनी में आके या फिर इस डोमेन में आके फंस चुका हूं, मेरा करियर खराब हो रहा है, मैं क्या करूं, क्या मैं रिजाइन कर दूं या फिर कंपनी को अभी अभी छोड़ के निकल जाऊं, एब्सकॉर्ट कर दूं या फिर क्या करूं। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में अभी आ रही होंगी विच आई कैन टोटली रिलेट। मेरे साथ भी ये सब चीजें हुई थी तो मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मैंने उस टाइम पे बिल्कुल भी रिजाइन नहीं किया और आपको भी मैं यही चीज कहूंगा कि आप भी रिजाइन ना करें। क्यों? अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और जैसी भी मेरी जर्नी रही थी ITIS से पाइथन में, उस चीज को जब आप एक बार देखोगे तो आपको भी इससे मोटिवेशन जरूर मिलेगी। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ITIS से पाइथन में किस तरह से मूव किया था। आई नो कि जब आप IT वर्ल्ड में जाते हो और आपको कुछ पता ना हो, ना कोई आपको गाइड करने वाला हो, घर वाले, दोस्त या फिर रिश्तेदार, किसी में से भी कोई भी बंदा IT में काम ना कर रहा हो, तो आपको थोड़ा बहुत डर लगा रहता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या फिर जैसे जैसे मैं स्टेप्स ले रहा हूँ अपने करियर को ग्रो करने में वो सही है या नहीं। ऐसा कुछ डर मेरे मन में भी उस टाइम पे बैठा था जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मुझे ITIS डोमेन मिली थी जो कॉलेज में बहुत कम लोगों को मिली थी। लेकिन मैं ये सोचकर इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया कि यार चलो मेरा करियर स्टार्ट हो रहा है तो ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ITIS के बारे में किसी को पता भी नहीं था। तो ITIS में मेरी जर्नी कैसी रही थी और मैंने क्यों उस कंपनी को छोड़ा था, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं मेन फोकस करूंगा कि मैंने स्विच किस तरह से किया था पाइथन डेवलपमेंट में। तो कंपनी में क्या हुआ था कि मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिले थे वो रोटेशनल शिफ्ट वाले थे, यानी कि कभी दिन में, कभी दोपहर में या फिर कभी रात में शिफ्ट हो जाती थी। डिपेंड करता था क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर कभी भी आपको रैंडमली कहीं भी बुला लिया जाता था। तो मैं प्रेफर करता था कि मुझे नाइट शिफ्ट मिल जाए। तो जनरली मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता था तो मैं उनको यही चीज़ कहता था कि सर मुझे नाइट शिफ्ट में डाल दो, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, मैं नींद नहीं आती मुझे रात में। तो मैं ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ देता था और नाइट शिफ्ट ले लेता था। नाइट शिफ्ट में फ़ायदा क्या होता था कि उस टाइम पे आपके मैनेजर नहीं होते थे आप पे नज़र रखने के लिए, आपके लीड नहीं होते थे आप पे नज़र रखने के लिए, और आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम मिल जाता था। क्योंकि जब आप दिन में काम कर रहे होते हो आपको देखने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, आपकी एक एक एक्टिविटी को नोट किया जाता है, कितनी बार आप बाहर जा रहे हो, कितनी बार आप कैफेटेरिया जा रहे हो, ये सब चीज़ों को बहुत नोट किया जाता था। रात में ये सब चीजें नहीं होती और इस चीज का बेनिफिट मैं उस टाइम पे लेना चाहता था। उस टाइम पे जब मुझे नाइट शिफ्ट मिलती थी तो मैं नाइट शिफ्ट में जाकर, पहले तो 10 बजे नाइट शिफ्ट शुरू हो जाती थी, 10 बजे से लेके 2 बजे तक जितना भी काम होता था मैं प्रॉपरली काम करता था। ऑब्वियसली अगर मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करके वहां पे नाइट शिफ्ट भी ले रहा हूँ, काम तो करके दिखाना ही पड़ेगा ना। अगर मैं काम ना करता तो शायद वो बाद में कहते कि यार नाइट शिफ्ट में कुछ भी नहीं करता और इसको डे या फिर आफ्टरनून शिफ्ट में डाल दो। तो मैं ये चीज का ध्यान भी रखा हुआ था कि अगर आपको नाइट शिफ्ट में डाला हो, प्रॉपरली उस कंपनी का काम करके दो, क्योंकि इन दी एंड आपको जो कंपनी पैसे दे रही है उस चीज़ की वैल्यू आपको हमेशा करनी चाहिए। जैसा भी काम दे रही हो, चाहे आपको वो अच्छा लगे ना लगे, आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। मैं इस चीज़ को डेफिनेटली जानता था क्योंकि मुझे उस कंपनी से पैसे आ रहे थे। तो मैं क्या करता था, 10 से 2 बजे तक जितना भी काम होता था, मैं एक्चुअली जब भी कोई टिकट असाइन होती थी मुझे, तो जनरली मुझे 2-3 घंटे लगते थे वो सारा का सारा काम करने में, तो मैं वो काम इजीली कर लेता था। 10 से 2 बजे तक जितना काम होता था मैंने निपटा दिया। 2 बजे के बाद वहाँ पे कोई नहीं होता था और जितने भी नाइट शिफ्ट वाले होते थे, मुझे एक्चुअली रात को नींद भी नहीं आती थी जल्दी, तो मैं वहाँ पे कभी भी नहीं सोया। 2 बजे के बाद मैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक सिर्फ स्टडी करता था। वहाँ पे मैं अपना फ़ोन खोल लिया, वहाँ पे जाके इंटरनेट खोल लिया, और उसके बाद मैं जितने भी लेक्चर्स होते थे पाइथन के, और वहाँ पे भी उनके भी कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जो कि ये सब ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते थे हमारी लर्निंग के लिए, कि हम वहाँ पे कोई भी कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने उनके भी जो प्लेटफॉर्म होते थे वहाँ पे जाके भी वो सारी सर्टिफिकेशन, वो सारे कोर्सेज किए। उसके अलावा मैंने यूट्यूब पर जाकर भी पढ़ाई की, जो भी मैं चीज़ें उस टाइम पर पढ़ना चाहता था, जो भी चीज़ें मैं उस टाइम पर सीखना चाहता था, मैंने वो सब चीज़ें की। लेकिन जो मेन मेरा जो इंटरेस्ट पैदा हुआ वो था पाइथन का। पाइथन जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने ऑब्वियसली एक वीडियो पहले भी बनाकर रखी हुई है कि मैंने किस तरह से पाइथन स्टार्ट किया था, आप उसको जाकर रेफर कर सकते हैं। इस चीज से हटके मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपके IT वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोडिंग निंजा की। कोडिंग निंजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें C++, जावा, पाइथन, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस जैसे कोर्सेज शामिल हैं। कोडिंग निंजा वाले एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें आप अभी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट 19 दिसंबर को होगा।
लेकिन अगर मान लो कि आपका कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण आप 19 दिसंबर को अवेलेबल ना हुए, तो आप 20 दिसंबर को भी ये टेस्ट दे सकते हैं एट 9 PM। और इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक खोल के रखी हुई है, तो आप इस पर जाकर बहुत जल्द रजिस्टर कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पे रजिस्टर करने का आपको फायदा क्या होगा। वेल, वो भी इन्होंने नीचे मेंशन करा हुआ है। सबसे पहले है अश्योर्ड स्कॉलरशिप्स, देन उसके बाद एस योर कोडिंग इंटरव्यूज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, देन 1-on-1 डाउट सपोर्ट, देन फैकल्टी फ्रॉम फेसबुक एंड अमेजोन, देन डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल। तो अब बात करते हैं टेस्ट हाईलाइट के बारे में, यानी कि आपको ये स्कॉलरशिप के टेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसमें सिर्फ आपको 30 एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको इनके ही आंसर देने होंगे। जिनको कोडिंग नहीं भी आती वो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी बहुत कम है। देन उसके बाद कि इसके फायदे क्या होंगे। वेल, अमेजिंग बेनिफिट इन दिसंबर स्कॉलरशिप टेस्ट, उसमें आपको एक बुक दी जाएगी, एसिंग द कोडिंग राउंड। इसमें आपको कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी डिफिकल्टीज होंगी या फिर जितने भी इंटरव्यूज के लिए आपको जो जो प्रॉब्लम्स की जरूरत होगी, उन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ एक प्रॉपर गाइड बनाकर दी है। उसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा इन्हीं के द्वारा। देन उसके बाद एक हैम्पर जिसकी वर्थ 2000 के अराउंड है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आप इस टेस्ट के लिए किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नंबर या ईमेल एड्रेस से यहाँ पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट सिर्फ 99 है। वेल, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे अगर आपने ये इलाइट 50 कोड यूज किया तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो मैं आपको यही कहूंगा, जब भी आप रजिस्टर करने के लिए जाएं तो ये 50% का डिस्काउंट जरूर लें। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये टेस्ट सिर्फ 50 रुपये में होने वाला है, तो आई थिंक कि आप सबको ये टेस्ट एक बार अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 50 रुपये में आजकल क्या ही मिलता है। और वेल, आपको इतनी सारी गाइडेंस और इतने सारे कोडिंग के इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वेल आई थिंक कि आपको इसमें बेनिफिट ही रहेगा। वेल, इस टेस्ट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैंशन कर दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो वेल, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी जाइए और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि इसका आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो उसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा कॉपी पेन भी लेकर चला जाता था नाइट शिफ्ट में, जिसमें मैं सारे के सारे नोट्स बनाता था। जो भी मैं वहाँ पे लेक्चर में सुनता था उस सबको नोट करके रख लेता था, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती थी, क्या क्या करना चाहिए था, वो सब चीज़ें। तो ऐसे करके मेरी 2-3 महीने लगातार नाइट शिफ्ट लगी। उन 2-3 के महीने में मैंने पाइथन और जेंगो प्रॉपरली सीख ली, क्योंकि रात में कोई तंग करने वाला नहीं होता था और मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेट था उस टाइम पे इस जॉब को छोड़ने के लिए। तो ऑब्वियसली उसके अलावा मुझे जो भी चीज़ मिलती थी मैं उसको लर्न करने में लग जाता था। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन थी उस टाइम पे लर्न करने की कि मैं एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता था। तो 2 से लेके 5 बजे तक जितना भी मैं लर्न करता था, फिर से 5 से 7 तक मैं काम करता था, क्योंकि 7 बजे फिर से जाना होता था। तो 7 बजने के बाद जब भी मैं अपने रूम में चला जाता था, तो उसके बाद मैं 3-4 बजे उठता था। 3-4 बजे फ्रेश होने के बाद उसके बाद मैं फिर से स्टडी करने लग पड़ता था। जो भी लेक्चर मेरे जहाँ से छूट जाते थे या फिर जहाँ पे रह जाते थे, मैं फिर से 6 बजे से लेकर रात तक लगा रहता था, ताकि मैं 10 बजे तक जितना कंप्लीट कर सकूँ उतना कर लूँ। देन उसके बाद मैं फिर से 10 बजे शिफ्ट पे चला जाता था और ये रेगुलरली चलता रहता था जितने भी दिन मेरी नाइट शिफ्ट रही थी। नाइट शिफ्ट में मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती थी और मैं काम पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पा रहा था। और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि जब मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिली थी नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा था। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जब भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, पैसे की हमेशा वैल्यू करो, कि जो भी कंपनी आपको सैलरी दे रही है उस चीज़ की वैल्यू करो। वो कंपनी आपको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करने के लिए पैसे दे रही है, तो इसको मिसयूज कभी भी मत कीजिएगा। हाँ, काम कंप्लीट हो जाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं भी जब मेरा काम खत्म हो जाता था तो उसके बाद अपनी ट्रेनिंग वगैरह करता था। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए और मैं तब तक पाइथन और जेंगो में प्रोजेक्ट्स भी बना लिए थे यूट्यूब वगैरह से देख के। तो मुझे आइडिया हो गया था कि पाइथन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी मैंने यूट्यूब पे तब रिसर्च की थी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह से उनके आंसर दिए जाते हैं। तो पाइथन और जेंगो दोनों के मैंने सीख लिए। अब मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी एसक्यूएल वगैरह में, कि एसक्यूएल में किस तरह से जवाब देने, क्योंकि मैंने उसकी ट्रेनिंग वगैरह कहीं से ली नहीं थी। तो एक्चुअली मैंने ना मैनुअल टेस्टिंग जब की थी ना, तो उस टाइम पे मैंने एसक्यूएल के थोड़े बहुत कोर्सेज किए थे अपनी ट्रेनिंग टाइम पे। तो मैंने वही सारे नोट्स फिर से निकाले, वही सारे नोट्स मैंने फिर से पढ़ने शुरू किए, और जो भी जैसे कमांड्स होती थी, जैसी भी कमांड होती थी, तो मैं थोड़ा बहुत वही तैयार करके मैंने वही सब इंटरव्यूज में सुना दिया। और जब मेरा साल कंप्लीट होने पे आया, उसके बाद मैं सर्च करने लग पड़ा कि किस किस कंपनी में मैं अप्लाई कर सकता हूँ।
और टू माई सरप्राइज मुझे बहुत जगह से रिजेक्शन मिली। पहली बात तो ये कि मुझे कॉल ही नहीं आती थी, मुझे रिज्यूमे भी ढंग का नहीं बनाने आता था कि मैं क्या चीज़ें बोलूँ या फिर क्या, क्योंकि इवेंचुअली मैंने कभी किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया था। तो जब भी मैं किसी इंटरव्यू में जाता था वो मुझे यही चीज़ पूछते थे कि तुमने कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया है। तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उनको बोलूँ क्या, क्योंकि मैंने इन रियलिटी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम तो किया ही नहीं था, तो मैं उनको बताता क्या। तो तब मेरे दिमाग में एक खुफिया प्लान आया। मैंने ये चीज़ सोची कि अब क्या बहाना लगाऊं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये बहाना आया कि सर मैंने एनडीए साइन किया है कंपनी के साथ, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैं कंपनी के प्रोजेक्ट की किसी भी तरह की कोई भी डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे पता था उस कंपनी में कई ऐसे मेरे दोस्त थे जो कि किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे, जिन्होंने एनडीए वगैरह साइन किया हुआ था कि आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं दे सकते। तो मैंने उसी चीज़ को यूज़ किया। मैंने फिर जब भी किसी इंटरव्यू में जाता था तो मैं यही चीज़ बोलता था कि सर मैंने एनडीए साइन किया है, तो मैं उस कंपनी की डिटेल आपको नहीं दे सकता या फिर उस प्रोजेक्ट की डिटेल आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैंने जो काम किया है, अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो ऑब्वियसली मैंने उस टाइम पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना लिए थे पाइथन और जैंगो दोनों में। तो मैं उन सबको वो चीज़ें बताता था कि मैंने ये सब चीज़ें काम की है, मैंने ये डेवलप किया है, वो डेवलप किया है। तो उस हिसाब से मेरा जो इंटरव्यू था, वो जो इंटरव्यू लेने वाला था वो इम्प्रेस हो जाता था। और उस टाइम के बाद मैं एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गया। वो कंपनी शायद बैंगलोर की कंपनी थी जिसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। पहली बार मेरा कोई इंटरव्यू क्लियर हुआ था आफ्टर सो मेनी रिजेक्शन। और मैंने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन उस टाइम पे भी झेली थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे उस टाइम पे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना नहीं आता था। तो मैंने उस चीज़ का सोल्यूशन ये चीज़ निकाली कि मैं इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ कि मैंने एनडीए साइन किया है, तो कोई भी उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछता था। सब लोग मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछते थे, जो कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लर्न कर ली थी, या फिर मैंने इंटरनेट पर जाकर भी रिसर्च की थी कि एक पाइथन डेवलपर की डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, जैंगो डेवलपर की डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो मैंने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। तो जब भी कोई इंटरव्यूअर मेरा इंटरव्यू लेता था तो मैं ये चीज़ कहता था कि मैंने ये बनाया, वो बनाया, ये डेली बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी मेरी टीसीएस में। तो ये सब चीज़ें चल पड़ी मेरी उस टाइम पे। तो फॉर्चुनेटली मैं उस कंपनी में सिलेक्ट हो गया। बैंगलोर की कोई कंपनी थी। तो जब मेरी सिलेक्शन हुई मैंने उसी टाइम पे अगले दिन जाकर रिज़ाइन कर दिया, ये सोच के कि यार शुक्र है अब मैं इस कंपनी से, इस काम से निकलूंगा और पाइथन डेवलपमेंट वाले काम पे जाऊंगा। तो मेरे दिल को एक दिलासा सा मिल गया कि फाइनली ITIS से पाइथन डेवलपमेंट में मूव कर गया। फिर मैंने घर पे कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया है, बैंगलोर की कोई कंपनी है। तो घर वाले एकदम सेंटी, मतलब उनको था ही नहीं कि हमारा बच्चा इतनी दूर जाकर पढ़ेगा, मतलब काम करेगा। तो वो थोड़ा सेंटी वाला माहौल हो गया। तो मैं भी सोचने लग पड़ूँ, घर वाले ऐसे मम्मा रोने लग पड़े। तो मैं भी सोचूँ कि यार क्या करूँ अभी। तो उस टाइम पे फिर मैं इधर उधर फिर से जॉब्स देखना लग पड़ा, क्योंकि मुझे इवेंचुअली पता था कि मैं बैंगलोर नहीं जाने वाला था, क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। देन आई रियलाइज़ कि यार दिल्ली NCR की कोई कंपनी देखो और उसी में जाकर जॉब करो। तो उसके बाद मैंने फिर से बहुत ज़्यादा जगह पे अप्लाई किया और सारा का सारा प्रोसेस वही करने लग पड़ा। और उस टाइम पे मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा ऑफर लेटर्स ले सकते हैं या नहीं। तो उसके बाद जब मेरा दिल्ली NCR की किसी भी एक कंपनी में सिलेक्शन हो गई तो मैं वहीं पे जाके बैठ गया और उस कंपनी में मैंने फिर जाके काम शुरू कर दिया एज ए पाइथन डेवलपर। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम ITIS टू पाइथन डेवलपर, कि मैंने ITIS से पाइथन डेवलपमेंट में किस तरह से मूव किया। और उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता दूं, पहले के 4-5 दिन उस कंपनी में इतने खतरनाक बीते कि मुझे डर लगने लग गया था कि भाई मैंने गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने 4-5 दिनों में ये चीज़ कह दी तुम्हें 5-6 मॉड्यूल्स एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में बनाकर देने हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं कभी पाइथन डेवलपमेंट की फील्ड में काम ही नहीं किया था। तो ये सब चीज़ें भी सोच कर जाना, अगर आप अच्छी कंपनी से किसी भी ऐसे स्टार्टअप या फिर स्मॉल कंपनी में जा रहे हो तो वर्क प्रेशर भी उसी तरह का रहता है यहाँ पर। आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान रख कर जाइएगा। बहुत घटिया सिचुएशन थी मेरी उस टाइम पे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सीखने को मिला सेकंड वाली कंपनी में, जिस कंपनी में भी मैं एज ए पाइथन डेवलपर गया। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ में काम किया। तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी प्रोजेक्ट पर किस तरह से एंड टू एंड काम करते हैं। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली और मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि मैं उस टाइम पे बहुत अच्छा डिसीजन लिया ITIS से पाइथन डेवलपमेंट में मूव करने का। नहीं तो मैं अभी भी शायद शिफ्ट वाला काम ही कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली मेन दिक्कत ही शिफ्ट वाले काम से थी कि मैं कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी नाइट में नहीं आ सकता था। एक शिफ्ट होती चाहे वो नाइट ही होती, मैं उसमें भी कंफर्टेबल रहता हूँ, लेकिन रोटेशनल शिफ्ट मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। ये वन ऑफ द रीज़न था मेरा ITIS से पाइथन डेवलपमेंट में मूव करने का। और एंड में मैं बस आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ, अब मुझे जितना IT वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने बस ये चीज़ रियलाइज़ की है, कभी भी कोई अपनी कंपनी से स्विच करता है वो बहुत झूठ बोलता है।
उसने शायद इवेंचुअली वो काम नहीं किया होता, लेकिन बाद में जाकर वो ये ऐसी चीज़ बताता कि मैंने ये किया वो किया, जो कि उसने शायद ना भी किया हो या फिर किया भी हो, लेकिन वो इसको इतने एलैबोरेट करके बताता है कि अगले वाला बंदा उससे इंप्रेस हो जाता है। तो ये आईटी वर्ल्ड में झूठ चलता है। और दूसरी बात कि अगर आपका कोई भी बॉन्ड पीरियड चल रहा होता है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि कभी भी उस बॉन्ड को ब्रेक मत कीजिए। बहुत अमाउंट होता है पे करने का, वो सिर्फ वेस्ट करते हो आप। इससे अच्छा आपने जितना अमाउंट वहां पे 1 लाख 2 लाख जितना भी पे किया होता है उसको अपनी ट्रेनिंग पर वो सब चीजें लगाइए। ट्रेनिंग कोर्सेज खरीदिए 1 लाख 2 लाख के, ताकि वो आपके काम इन फ्यूचर आए। तो ये इसमें समझदारी होती है कि बॉन्ड अमाउंट का जितना भी अमाउंट होता है उसको पे ना कीजिए, बॉन्ड को ही ब्रेक मत कीजिए। 1 साल की बात होती है, जितना आप ट्रेनिंग में सीख जाओगे शायद आप उतना किसी प्रोजेक्ट में काम करते ना सीखो। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है। बॉन्ड पीरियड में रिजाइन मत कीजिए, अच्छी सी ट्रेनिंग लेकर या फिर अच्छे से वैसे स्किल सेट एक्वायर करके उसके बाद उस कंपनी से स्विच कीजिए। बहुत अच्छा पैकेज भी मिलेगा और बहुत अच्छा आपका करियर भी रहेगा, और बहुत आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा कि आपने बॉन्ड पीरियड में किसी कंपनी को क्यों छोड़ा। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप किसी भी जगह पे स्विच कर सकते हैं, आपके पास वैसे स्किल सेट होने चाहिए। मान लो कि जैसे मैंने ही पाइथन डेवलपमेंट में स्विच किया, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कि जावा डेवलपमेंट में चले गए, कई तो डाटा साइंस में अभी बैठे हुए हैं, कईयों ने मशीन लर्निंग के कोर्सेज लेकर मशीन लर्निंग में जाकर बैठ गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ITIS से अपना करियर स्टार्ट किया है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ कभी भी मत सोचिएगा कि अगर आप ITIS में आ चुके हो तो आपका करियर खराब हो चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि ITIS बहुत ही घटिया कोई फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा होती हैं। मेरे साथ ही बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि ITIS में ही काम कर रहे थे और अभी बहुत अच्छी कंपनीज में बैठे हुए हैं, और कई तो ऐसे जो कि ऑन साइट जाकर बैठे हुए हैं। लोगों के मन में शायद ITIS को लेकर एक गलतफहमी बनी हुई है कि ITIS में फ्यूचर तबाह हो जाता है या फिर ITIS का कोई फ्यूचर ही नहीं है, इसमें वही लोग आते हैं जिनको कुछ नहीं आता, या फिर वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ITIS के टैग के साथ रिलेट करती हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर ITIS में भी आप जाना चाहते हो, अगर आपका प्रॉपर मन है तो आप जाइए। बहुत स्कोप है ITIS का, बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हैं, बहुत बड़ी कंपनीज में ITIS वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस डोमेन को बिल्कुल भी कम मत समझिएगा। ये भी वैसी ही डोमेन है जैसे डेवलपमेंट की, जैसे टेस्टिंग की डोमेन होती है, वैसे ही ITIS की अपनी एक डोमेन है जिसकी अपनी वैल्यू है, जिसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।